अब आ जाते हैं हम इंटरव्यू कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें और क्या हमारा माइंडसेट होना चाहिए। उससे पूछा गया था कि आपका ना ऐसे लोकल एरिया में कहीं आपकी पोस्टिंग हुई है और वहाँ पे जो पेरेंट्स है वो गर्ल चाइल्ड को इतना स्टडीज में प्रमोट नहीं करते, स्कूल नहीं भेजते, तो आप पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करोगे उन्हें स्कूल भेजने के लिए? जब आप टीचिंग करवाते हो तो उसमें जो सामने पैनल बैठा है वो इंक्लूड होता है या वो पार्टिसिपेट करते हैं, फिर वो मना भी कर देते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे। हॉबी वाला क्वेश्चन सबका रहता है कि अपनी हॉबी को क्या डालें। डेली सोने से पहले जो सोचती थी ना कि मेरी लाइफ ऐसी होगी जॉब लगने के बाद में, आज सेम टू सेम मेरी लाइफ वैसी है। तो आपको थोड़ी सी 3-4 महीने की मेहनत करनी है और आपको मिल जाएगा जो आपको चाहिए। हेलो भाई, कैसे हो आप सभी? होपफुली बहुत बढ़िया हो गए और स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में, जिसमें हमारे साथ हैं भावना मैम, जिनका अभी अभी केवीएस में सिलेक्शन हुआ है। क्या बढ़िया इनकी जर्नी रही, क्योंकि हर बार कोई बच्चा टॉप करे ऐसा नहीं होता। हमारे पास इतने सारे एग्जाम्पल थे मैम जिनके 150-160 मार्क्स आए थे, लेकिन वो इंटरव्यू में नहीं कर पाए चीजें हैंडल। लेकिन बहुत सारे बच्चे वो हमारे लिए एग्जाम्पल सेट कर गए जो कट ऑफ पे बिल्कुल एज पे खड़े थे और उनके पास केवल एक ही मौका था चीजें सही करने का, वो था इंटरव्यू। इंटरव्यू में तो सामने वाला आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी करेगा, कहीं ना कहीं आपको नर्वस करने की भी कोशिश करेगा, आपको डेमो भी देना है। अब उन बच्चों को जो कैमरे के उधर बैठे हैं उनको सारी चीजें बताना जो कभी आप सुनना चाहते थे। तब तक वीडियो को लाइक कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि थोड़ा सा आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम भी बढ़िया बढ़िया चीजें लेके आते रहेंगे। तो सबसे पहले तो मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सर। एक बार थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। वैसे तो मैंने बहुत सारी चीजें बता दी, पर फिर भी थोड़ा सा एक बार। Hello everyone, my name is Bhavna Tomar and I am from Bagpat, UP. And currently I am posted in KV2 Kalpakkam, that is in Chennai region. And मार्क्स तो सर ने आपको बता ही दिए, बिल्कुल कट ऑफ से 3 ही नंबर मेरे ज़्यादा थे। एंड उसके बाद इंटरव्यू में अच्छा स्कोर था तो मेरा सिलेक्शन हो गया फाइनली। नॉर्मलाइजेशन से कितना फर्क पड़ा आपके स्कोर को? नॉर्मलाइजेशन से पहले मेरे मार्क्स थे 135 पॉइंट समथिंग, एंड उसके बाद 3 मार्क्स मेरे इंक्रीज हुए नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो 138 फाइनल था मेरा। आपका जब स्कोर मतलब 135 या 136 बन रहा था, वो तो जब तक फाइनल आंसर की या फाइनल स्कोर नहीं आया तब तक नॉर्मलाइजेशन का तब तक इफेक्ट नहीं दिखा। उससे पहले तो आपको यही था कि भाई एज पे खड़ी हूँ, पता नहीं होगा नहीं होगा। तो तब आपके मन में बहुत सारे एनालिसिस आ रहे होंगे कि यार ये गलती अगर नहीं करती तो क्या पता बढ़िया हो जाता, अगर इस तरीके से तैयारी कर लेती तो क्या पता ये स्कोर बेहतर हो जाता, 2-4-5 नंबर एक्स्ट्रा आ जाते इसमें, है ना? हाँ। तो थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। इम्प्रूवमेंट का जो सबसे ज़्यादा स्कोप था शायद वो पेडागोजी और इसी में था, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स तो वही आता है। और उसके बाद में थोड़ा इंग्लिश में भी मेरे शायद ज़्यादा मार्क्स कटे हैं, तो ये दोनों सब्जेक्ट है कि जिसपे शायद मैं थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करती तो अच्छा स्कोर होता। और उस टाइम पे तो ऐसे बहुत था कि पता नहीं सिलेक्शन होगा भी नहीं होगा। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस थे, तो बहुत सारे थे कह रहे थे 130 के अराउंड आपकी कट ऑफ जाएगी। तो तभी से मैंने रिटर्न के बाद से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था, होप थी कि हो जाएगा सिलेक्शन। अब मेरे अंदर ना वो क्यूरियोसिटी आ रही है बच्चों की तरफ से कि मैम आपकी पोस्टिंग है साउथ में, चेन्नई, तो अब हार्ड स्टेशन वाला एक बच्चों के मन में डाउट रहता है कि आप घर से इतनी दूर हो, तो क्या आपका हार्ड स्टेशन है? नहीं, हमारा नॉर्मल स्टेशन है, बल्कि वहाँ पे सारी फैसिलिटी है, बहुत अच्छा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। हार्ड स्टेशन है हमसे वहाँ पे एक, लेकिन वहाँ पे हार्ड स्टेशन पे सारे ही जेंट्स टीचर है, किसी भी ऐसे फीमेल टीचर की पोस्टिंग हुई नहीं है वहाँ पे। बाहर बच्चे बैठे ना, उनको लगता है कि घर से दूर है ना तो हार्ड स्टेशन ही है भाई। ऐसी ऐसी जगह पे टीचर्स बैठे हैं जो बहुत दूर हो के, एक लेमन लैंग्वेज में समझो तो जम्मू कश्मीर वाला जो रीजन है मोस्टली उसमें कई सारे स्कूल है जो हार्ड स्टेशन में आते हैं, प्लस आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। और बस साउथ में मैम बैठे हैं, बहुत दूर है घर से, लेकिन हार्ड स्टेशन नहीं है। तो लोगों को ना ऐसे जेलस फील होता है कि यहाँ पे बीच है, इतनी सुंदर है, सब कुछ इतना परफेक्ट मिला है, कैसे। तो अब एक एक करके सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन रखेंगे, और प्लीज ये दिमाग में रखना कि हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे एवरेज है, तो थोड़ा अपलिफ्टमेंट करना उनका, ठीक है। एक तो सर मैंने पुराने वाला पैटर्न क्या था मुझे पता ही नहीं, तो जो यही वाला एग्जाम था जो मैंने दिया था जिसके लिए प्रिपेयर किया था। तो केवीएस का सिलेबस आता है, सबसे पहले मैंने सिलेबस को नोट डाउन किया कि एग्जैक्टली मुझे पढ़ना क्या क्या है। तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो पेडागोजी वाला पार्ट था, उन्होंने सारी थीम सब कुछ दिया हुआ था कि आपको ये पढ़ना है। और वही अकेला पार्ट था जो 60 मार्क्स का आ रहा था सबसे ज्यादा।
हाँ, और उसके लिए ये था कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो मिल ही नहीं रहे थे कि कहाँ से पढ़ना है। तो एक NIOS तो पूरा पढ़ा ही था, तो एग्जाम के नोटिफिकेशन आने से पहले भी पूरा मैंने प्रिपेयर किया था, और नोटिफिकेशन आने के बाद सिर्फ वो ही पॉइंट्स पढ़े जो सिलेबस में थे, सारे के सारे ब्लॉक्स नहीं पढ़े। और बाकी आपने हार्ड कॉपी पढ़ी थी या वीडियो वगैरह देखी? नहीं नहीं, सॉफ्ट कॉपी, फोन से ही, फोन ही था मेरे पास, लैपटॉप भी नहीं था, फोन ही से प्रिपेयर किया। हाँ, और उसके बाद में बहुत जो बाकी बचे हुए पॉइंट्स जो NIOS से कवर नहीं हुए वो मैंने गूगल पे डाला, और जो मुझे ऑथेंटिक लगा NCERT की साइट से या NCERT की टेक्स्ट बुक, वहीं से मैंने वो सारे पॉइंट्स क्लियर किए। तो पेडागोजी के लिए मैंने यही किया था। और उसके बाद में सरोहा पब्लिकेशन की एक क्वेश्चन आंसर्स वाली टेक्स्ट बुक इतनी मोटी थी, आप ही ने एक बार सजेस्ट किया था, तो मैंने उसी से प्रिपेयर किए थे, प्रैक्टिस उसी से की थी। और पेडागोजी के बाद में अगर हम सब्जेक्ट कंसर्न की बात करें, नहीं, एक बार पेडागोजी में मतलब क्वेश्चन वगैरह मॉक, जैसे हाँ क्वेश्चन आपने कहीं बस उस सरोहा पब्लिकेशन की बुक, उसके अलावा? हाँ, मॉक टेस्ट दिए थे मैंने टेक्स्ट बुक से। ठीक है, चलो मॉक टेस्ट के लिए स्पेसिफिकली बाद में डिस्कस करेंगे। अब आ जाइए कोई सब्जेक्ट कंसर्न जो 80 मार्क्स का आता है। हाँ, उसमें सबसे पहले अगर इंग्लिश की मैंने नीतू मैम की बुक पढ़ी थी, उसी से मैंने किया था, जो भी प्रिपेयर किया था उनके अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ है इंग्लिश को पूरा, ठीक है, तो वहीं से किया था। उसके बाद में हिंदी की मैंने जो की थी वो टेक्स्ट बुक से की थी, स्कूल वाली टेक्स्ट बुक से जो बच्चों की होती है, जो नहीं आता था वो यूट्यूब से किया। ठीक है, कंप्यूटर की भी मैंने टेक्स्ट बुक से किया था। टेक्स्ट बुक जो स्कूल के बच्चों की टेक्स्ट बुक होती है बच्चों की, 7th क्लास, 8th क्लास, 6th क्लास, इन 3 क्लास की आप पढ़ लो, आपको पूरा 5 नंबर उसी से मिल जाएंगे। इतना कुछ उसमें 5 नंबर में वो ज्यादा कंप्यूटर देते भी नहीं, और उनकी टेक्स्ट बुक में सब कुछ कवर रहता है, आप सोच नहीं सकते इतना कुछ रहता है। अच्छा, और उसके बाद आपका जो एग्जाम में उसमें से कुछ था कि? हाँ, 5 के 5 क्वेश्चन उसी से थे। अच्छा, बिल्कुल ऐसे आप कहो ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे उसी से, जैसे उनके में फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, उसी टाइप से उसी में से मिल जाएंगे। आप अच्छे से रट लो उन 3 क्लास की टेक्स्ट बुक को, 5 नंबर आपको वहीं से मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद आता है EVS। हाँ, EVS का मैंने पहले टेक्स्ट बुक पढ़ी 3rd to 5th, अपने नोट्स बनाए, उसमें जो कोई भी टॉपिक था उसको बिल्कुल उतना ही नहीं पढ़ा कि जितना टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, फिर उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गूगल से की, सब कुछ अच्छे से नोट्स बनाए और नोट्स से तैयारी की। उसके बाद 3rd to 5th तो पढ़नी है, उसके बाद 6th 7th 8th सब कुछ पढ़ो आप अच्छे से, पर 3rd to 5th तो एकदम रट्टा मार लो कि बिल्कुल उसी से क्वेश्चन आए थे। और मेरा थोड़ा साइंस बैकग्राउंड है, तो वो थोड़ा एक प्लस पॉइंट था, तो उस पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, मैथ्स और साइंस इन दोनों में। ठीक है, और इसके मैम EVS स्पेसिफिक फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से किए जा सकते हैं? क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने टेक्स्ट बुक से ही किए थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया था। उसमें टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस रहते हैं, टॉपिक आपने पढ़ा फिर उसी के क्वेश्चंस कीजिए, अगर उसमें आपका कम स्कोर रह रहा है या कहाँ पे आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, आप उससे एनालाइज करके फिर वापस से पढ़ लीजिए। ठीक है, जो बच्चे नए हैं भाई, जो टेक्स्ट बुक ऐप है हमारी, मतलब हमारी नहीं, एक जो सब बच्चे यूज करते हैं, उसमें क्या है एक्चुअली, आप जो भी टीचिंग नॉन टीचिंग मतलब जिस भी फील्ड के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसके मॉक टेस्ट, सब कुछ प्रीवियस ईयर सब अवेलेबल है, तो आप आराम से वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और बहुत मतलब एग्जाम लेवल आपका जो डिलीवर करते हैं ना क्वेश्चंस, वो मिलते हैं वहां पे। जितना मेरा उस पे स्कोर था ना, मेरा फाइनल स्कोर भी इतना ही रहा है। अच्छा, कितना स्कोर रहता था? जो मैंने फर्स्ट टाइम दिया था उसमें मेरा 144 आया था, लेकिन उसके बाद में जो लास्ट वाला मैंने मॉक टेस्ट दिया था ना, मेरे उसमें 130 आए थे, तो मुझे और ज्यादा घबराहट होने लगी थी, फिर मैंने नहीं दिया उसके बाद मॉक टेस्ट। 4-5 दिन पहले फिर मैंने मॉक टेस्ट देना बंद कर दिया था। लेकिन अगर एवरेज निकाले तो मेरा इतना ही बनता था, 135 137 इतना ही आता था, और फाइनल स्कोर भी इतना ही। मतलब मॉक टेस्ट कहीं ना कहीं हमारी एक ट्रू रियलिटी बोलते हैं जिसको, वो डिपिक्ट करते हैं। ठीक है मैम, तो अब इसके बाद आ जाइए आप, पेडागोजी हो गया हमारा, सब्जेक्ट कंसर्न हो गया, और अब सब्जेक्ट कंसर्न में एक सबसे बड़ी चीज ये है कि जो बच्चों का टेक्स्ट बुक होती है उनसे क्वेश्चन आए थे हिंदी वाले ना। हाँ, हिंदी वाले मेरा ना फर्स्ट डे नहीं था, मेरा 2nd या 3rd डे मेरा एग्जाम था, तो मुझे एग्जाम के बाद पता चला ओ उससे भी आ रहे हैं। मैंने उससे पहले टेक्स्ट बुक पढ़ी नहीं थी, फिर मैंने रात को पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ी हिंदी वाली, और बहुत सारे क्वेश्चन थे, और बहुत सारे 5-6 क्वेश्चन आए थे शायद उससे टेक्स्ट बुक से, इजिली हो गए थे। अगर आपने एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ी है तो आप इजिली कर लोगे, ज्यादा डायरेक्ट ही क्वेश्चन थे, जाते थे नहीं, पर जिन्होंने नहीं पढ़ी थी उनके लिए तो पता ही नहीं कि ये फर्स्ट, इससे आपसे पहले जो अर्पित सर आए थे ना, उनका फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में था। हाँ, तो लकीली उनको थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिल गया कि भी
उनको पता नहीं था कैसे पेपर आ रहा, तो 5 नंबर उनके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गए थे, 4-5 नंबर। तो ये था। पर हाँ हाँ बोलो। हाँ, उस टाइम पे भी ना बहुत सारे बच्चे थे, सुनने के बाद भी उन्होंने कि अब लास्ट टाइम पे नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। आपको पता चला है कि 5-6 नंबर आपके कहीं से मिल रहे हैं, तो थोड़ा 2-3 घंटे आप एक्स्ट्रा देके पढ़ ही लो, इससे अच्छा। हाँ, तो टेक्स्ट बुक से भैया आप पढ़ सकते हो, मतलब ये ऐसा नहीं कि अभी से उनको बिल्कुल एज इट इज रटना शुरू कर दो। आप एक समझ लीजिए, मान लो कोई बिशन की दिलेरी एक चैप्टर है, हिंदी में पार्ट है, तो उसमें समझ लो भाई क्या है बिशन की दिलेरी में। बिशन एक लड़का है, उसके बाद वो कर्नल के घर ट्यूशन पढ़ने जाता है, और इसी से क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, एक बार पढ़ के वो आपके दिमाग में हो जाता है सेट की। हाँ, कर्नल के घर कौन सा कुत्ता था, अल्सेशियन कुत्ता, ये ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे। हाँ, है ना। तो चलिए फिर ये हो गया हमारा सब्जेक्ट कंसर्न। हाँ, उसके बाद एक जीएस वाला पोर्शन सबका रहता है, क्वेश्चन की कैसे करे। तो मैं ना ऐसे क्लास 24 का एक चैनल था भुवनेश्वर का, वो डे क्लास 24 करके चैनल, भुवनेश्वर डेली आपकी जीएस कवर करते थे, 30-40 मिनट की वीडियो होती थी उनकी। तो मैं डेली वो वीडियो देखती थी, और जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता था उसके मैं नोट्स बना लेती थी। फिर संडे में उनकी क्लास नहीं होती थी, संडे को मैं पूरा रिवाइज करती थी क्या क्या पढ़ा मैंने। ऐसे मैंने जीएस कवर किया था। ठीक है, अब मेन हमारे सब्जेक्ट हो चुके हैं। तो और भाई आप अगर कुछ हमसे रह गया हो ना सब्जेक्ट डिस्कस करना, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो हम स्पेसिफिक अब हम ना 2-3 सब्जेक्ट ऐसे उठाएंगे जो बच्चे अगर टीचिंग फील्ड में आ रहे हैं तो उनको वो होना ही होना चाहिए। जैसे अगर कोई बच्चा टीचिंग फील्ड के लिए तैयारी कर रहा है कंपटीशन के लिए, तो उसको टीचिंग स्पेसिफिक मतलब पेडागोजी या साइकोलॉजी जो बच्चे बोल सकते हैं सब्जेक्ट करना, वो तो बढ़िया होना ही होना चाहिए। हाँ, दूसरा फिर मैथ और इंग्लिश, ये 3 चीजों पे अगर किसी की पकड़ नहीं है तो फिर सिलेक्शन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है वो बच्चा। मानते हो? ऐसे आपने पहले भी बहुत बार किया है, कहा है कि अगर आप एसएससी लेवल की तैयारी करो आपका ये आराम से निकल जाएगा। अगर आप लेके ही चल रहे हो कि मुझे टीचिंग का ये ही करना है प्राइमरी टीचर का, तो नहीं हो पाएगा। आप एसएससी की तैयारी करो, उस लेवल का मैथ करो, रीजनिंग करो, जीके करो, तो आपका ये इजिली हो जाएगा। हाँ, तो होता क्या है, पता क्या है, अब हम केवल केवीएस की तैयारी करने लग जाए तो केवीएस का मैथ तो 5th तक का आता है, तो उसकी तैयारी करके अब आप कंपीट किस बच्चे से कर रहे हो जो बाय डिफॉल्ट डीएसएसबी की तैयारी कर रहा है, समझ गए। और फिर अब आप 5th तक का मैथ लेके उससे कंपीट कर रहे हो, तो आपको लगता है वो आपको आउट परफॉर्म करने देगा? तो एटलीस्ट आप अगर तैयारी कर रहे हो भाई, तो मैथ की तैयारी थोड़ा सा अच्छी रखो अपना। और जो जिन बच्चों का मैथ कमजोर है, तो अब आप उनको क्या सुझाव दोगे कि भी अपना मैथ कैसे कैसे आप अच्छा कर सकते हो? अगर आप स्टार्टिंग से लेके चले तो आप स्टार्ट करो बच्चों की टेक्स्ट बुक से। हाँ, जैसे मान लो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने मैथ शुरू करना है, मेरा मैथ थोड़ा बिलो एवरेज ही है, तो अब बताओ। आप 4th-5th क्लास की टेक्स्ट बुक लीजिए, उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद में आपको ना ऐसे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ जाएगा कि कैसे करना है। जैसे अभी मैथ्स में हमारा एरिया का चैप्टर है या एचसीएफ एलसीएम है, उसमें बच्चों के बड़े हाई लेवल के क्वेश्चन रहते हैं कि अगर आप नॉर्मली आपको नहीं आता आप नहीं कर पाओगे, तो आप वहीं से स्टार्ट करो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो कैसे करना है, और उसके बाद में आप थोड़ा इंक्रीज करो अपने लेवल। 6th 7th 8th 9th 10th तक चलेगा। हाँ, 10th तक अगर आप सिर्फ इसी के लिए जा रहे हो तो 10th तक भी मत जाओ, आपका 7th 8th क्लास तक तो कम से कम कर लो। इतना तो प्रैक्टिस कर ही लो, उनकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सोल्व कर लो। उसके बाद में आप क्वेश्चन आपके जो टेक्स्ट बुक हो या फिर कोई भी टेक्स्ट बुक ले लीजिए, वहां से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जिनका कमजोर है। हाँ। और फिर आते हैं इंग्लिश के लिए क्या सुझाव करना चाहो? देखो, सभी सब्जेक्ट के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप टीचिंग में जा रहे हो तो आपको बच्चों की जो टेक्स्ट बुक है उतना तो आना ही चाहिए। आपकी केवीएस में तो ग्रामर की बुक नहीं होती, लेकिन आपके बाकी जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उसमें ग्रामर की बुक रहती है और अच्छे खासे लेवल के उनके क्वेश्चन रहते हैं, एरर वगैरह के भी। तो आप कोई भी टेक्स्ट बुक लीजिए किसी भी स्कूल की क्लास की, 7th 8th की क्लास की, आप ग्रामर सॉल्व कीजिए, वहीं से आपका हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश। और अब आ जाइए सबसे इम्पोर्टेंट पेडागोजी वाला सेक्शन आपका। अच्छा, पेडागोजी का नाम लेते सबसे इम्पोर्टेंट तो एनआईओएस ही है, वहीं से आप पढ़ो। दूसरा आपकी जो डीएलएड की टेक्स्ट बुक है आप उनको पढ़ो, लेकिन आप जो पढ़ रहे हो वो एकदम आपके माइंड में ऐसे सेट होना चाहिए कि कोई भी आपने थ्योरी पढ़ी या कोई भी ये चीज हो कैसे रही है, रट्टे मारने से नहीं, कि आपके दिमाग में होना चाहिए पूरा। एक बार पढ़ने से एनआईओएस समझ में भी नहीं आती कि है क्या, आपको बहुत बार पढ़ना पड़ेगा, 4-5 बार आप उसको पढ़िए, नॉर्मली पढ़िए, ऐसे रट्टे नहीं मारने। एनआईओएस को अच्छे से कर समझने के लिए पढ़िए उसको, एनआईओएस को कर लो आप अच्छे से, उसके बाद में बाकी चीजें अपने आप कनेक्ट करते जाओगे आप। और बाकी इस बार तो सबसे इम्पोर्टेंट एनईपी था, एनईपी से बहुत क्वेश्चन आए थे, इंटरव्यू में भी बहुत क्वेश्चन पूछे, तो
आपका NEP और NCFSC, ये 2 चीजें और अच्छे से कर लो। FLN, FN ये सारी चीजें मेन चीजें हैं, इनको तो आपको अच्छे से करना ही और है। FLN NEP ये तो भाई आपका पीछा ज्वाइनिंग होने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ जब अभी भी वर्कशॉप, ट्रेनिंग, ये हाँ ये चलती ही रहेंगी। चलिए ठीक है मैम, ये हो गया आपका। और आप भी भाई अगर DSSB की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे हिमांशु सर बढ़िया NIOS के क्लासेस करवा रहे हैं विद टॉपिक वाइज विद क्वेश्चंस। जो पहले PYQ में क्वेश्चन आ चुके हैं ना, सारे कंप्लीट, एक क्वेश्चन तक भी नहीं छोड़ने वाले वो, ठीक है। और वरना केवल NIOS पढ़ते रहोगे, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो 3000 पेज है, इतने सारे कंसेप्ट हैं, याद नहीं रहेंगे। और बाकी सर क्वेश्चन के लिए यूट्यूब पे जो अध्ययन मंत्र वाले सर कराते थे ना क्वेश्चंस, मैंने उनकी भी कुछ क्लासेस ली थी, ठीक है, वहां से भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। रोहित सर की। हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया। फिर अब आ जाते हैं हम टाइम टेबल पे। टाइम टेबल के लिए सर एक तो आपको ना ऐसे नहीं करना है कि मुझे इतनी देर पढ़ना है, आपको ना ये फिक्स करना है कि मुझे आज इतना पढ़ना है, फिर उसमें ठीक है। टाइम कितना लगेगा। आपने डिसाइड कर लिया कि ये वाला टॉपिक आज मुझे क्लियर करना है अपना, चाहे पेडागोजी या कोई भी सब्जेक्ट वाइज, तो आपको फिर उसमें अगर 1 घंटा एक्स्ट्रा भी लग रहा है तो ये नहीं सोचना कि ये हो गया अब इस सब्जेक्ट को बंद करके रख दो। और डेली आपको सारे सब्जेक्ट को टाइम देना है अपना, बिल्कुल। ये एक सब्जेक्ट को नहीं कि आज मैंने पेडागोजी पढ़ ली, कल मैं मैथ्स पढ़ लूंगा, ऐसे फिर नंबर ही नहीं आएगा सारे सब्जेक्ट का। हाँ तो डेली पढ़िए। और मैं रात को ज्यादा पढ़ती थी, दिन में बहुत डिस्टर्बेंस रहता था घर पे, तो मोस्टली मैं रात को ही करती थी। ठीक है, ऐसे कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं था। फिक्स नहीं था, बट अपना एटलीस्ट हमें ट्रैक जरूर करते थे कि भी मैंने हर रोज हर चीज पढ़नी है। हाँ, डेली के लिए ये था कि आज मुझे इतना करना है। ठीक है, तो अब ये हो गया मैम। और कितना घंटा, मतलब ये होता था कि कितने घंटे पढ़ते थे आप? कि इतना टाइम तो सर मैं निकालती ही थी, और इतना निकालना ही चाहिए बच्चों को, कम से कम 5-6 घंटे, कम से कम 5-6 घंटे। ज्यादा नहीं से बढ़िया, ज्यादा तो आप कितना भी कर लो। हम एटलीस्ट 5-6 घंटे तो निकालो ना भाई, जिस चीज के लिए जो आपकी पूरी लाइफ को एक चेंज करने वाली है, जो उसके लिए अगर आप 5-6 घंटे नहीं डेडिकेट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सीरियस ही नहीं हो फिर। सीरियस ही नहीं हो। ठीक है, अब आ जाइए मैम मॉक टेस्ट। हाँ, मॉक टेस्ट कब देना चाहिए, कितना वो इम्पोर्टेंट है, और फिर मॉक टेस्ट को यूज कैसे करेगी, हमारा उससे फायदा हो। मॉक टेस्ट को लेके ना सबके अपने अपने परसेप्शन है। जैसे मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे कहा था कि ना ऐसे हमें प्रिपरेशन से पहले कभी मॉक टेस्ट देना नहीं चाहिए, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होगा। लेकिन मैंने पहले मॉक टेस्ट दिया, फिर मुझे पता चला कि कितना मुझे आता है और कितना मुझे और ज्यादा करना है। ठीक, तो मॉक टेस्ट से ही मैंने अपना KVS वाला प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था। उसके बाद में मेरा जो हाईएस्ट मॉक का स्कोर था वो 144 था, प्रतीक सर का मैंने एक दिया था उसमें था। ठीक है। उसके बाद में कम भी मार्क्स आए, ज्यादा भी आए, लेकिन एवरेज जो था वो 135 ही था। उसके बाद मैं क्या करती थी, मैंने मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद मैंने सब्जेक्ट वाइज अपने मार्क्स लिखे, ठीक है, सारे के सारे मॉक टेस्ट के। फिर पता चलता पिछले वाले में किस में कम आए, इस वाले में मुझे कौन सा सब्जेक्ट कम जा रहा है, किस पे ज्यादा ध्यान देना है, इस टाइप से मैंने किया। और एनालाइज आपको टेक्स्ट बुक पूरा करके देता है वैसे तो, कि आपको इस वाले टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है, लेकिन आप पहले मॉक टेस्ट दो, उसका रिजल्ट आने के बाद आप एक एक क्वेश्चन से गो थ्रू हो कि आपने कहाँ गलती की है, फिर उस वाले टॉपिक को आप फिर से पढ़ो एक बार, ठीक है। ताकि आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट में अगर सेम ही गलती कर रहे हो तो फिर फायदा ही नहीं है कुछ करने का उस मॉक टेस्ट को। और कितना फ्रिक्वेंटली मॉक टेस्ट देते थे आप? मैं जब पेपर पास आ रहा था तो मैंने ऐसे 2 दिन छोड़ के ऐसे मॉक टेस्ट दिया था। एक दिन मॉक टेस्ट दिया, अगले दिन उसमें जो कमी थी उसको पढ़ा, फिर नेक्स्ट डे दिया। फिर मॉक टेस्ट, ठीक है। और कहाँ से मॉक टेस्ट, एक बार ये सारी चीजें बता दीजिए, चाहे कोई टीचर करवाता हो, कोई भी करवाता हो, सबका बता सकते हो आप। मॉक टेस्ट मैंने 2 ही, एक प्रतीक सर का जो फ्री वाला था वो दिया था, और बाकी टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लिया था, और सारे वहीं से दिए मैंने। 15-16 दिए थे, ज्यादा भी। 15-16 ठीक ठाक हो जाते हैं। और अगर आप अभी से देने लगो, कम से कम, जैसे अर्पित सर थे आपसे पहले जिनका इंटरव्यू लगा, वो कह रहे थे कि सर मैंने 40 मॉक टेस्ट दिए। तो मॉक टेस्ट कहीं ना कहीं आपकी तैयारी को बहुत ही ज्यादा एक अपलिफ्ट करते ही करते हैं। मॉक टेस्ट के बिना यार सिलेक्शन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा आपका। फाइनल एक हमने ऑर्गेनाइज कर ली अपनी सारी तैयारी। अब कुछ 3-4 ऐसे की पॉइंट्स बता दीजिए कि भाई इन चीजों का ध्यान रखो, तो आप वो जो तैयारी में लूप होल्स होते हैं ना, जिनकी वजह से फ्री फंड के हमारे नंबर कट जाते हैं, बस आते हुए भी नंबर कट जाते हैं, तो वो लूप होल्स ना रहे। पहला तो यही है कि आपको हर एक सब्जेक्ट को डेली टाइम देना, हर एक चीज। दूसरा, हाँ,
दूसरा आपके मॉक टेस्ट में जो आप कमी रह जा रही है उसको आपको कंप्लीट करना है। ये नहीं कि चलो ठीक है एक टॉपिक है इसको छोड़ देते हैं, आपको उसको पढ़ना है फिर से जाके। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि आपको ना अपने जितने सोशल मीडिया है सब बंद कर देने हैं। बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है इससे। आप 10 मिनट के लिए माइंड फ्रेश करने के लिए रील स्क्रॉल कर रहे हो, उसके बाद भी आप वहीं रह जा रहे हो। ठीक है। सोशल मीडिया से थोड़ा अलग हट जाना है, कट ऑफ कर दो सबको। मेरी फ्रेंड की शादी थी, मैं नहीं गई शादी में, मुझे पढ़ना है, मेरा पेपर है, तो इन सब से दूर रहना है और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। क्योंकि आज जो आप सपना देख रहे हो ना, वो सिर्फ 2-3 महीने की आपकी मेहनत है, पूरा हो जाएगा। तो 2-3 महीने एकदम सीरियस होकर पढ़ाई कर लो बस। और ये जो आपने कहा ना मैम कट ऑफ कर दो, ये कट ऑफ ये नहीं है कि भी मतलब आप उनसे दूर हो रहे हो। ये कट ऑफ करने का मतलब ये है कि आप एक माइंड सेट है तैयारी करना, अगर उसमें ब्रेक आ रहा है ना तो आप लोगों को भी अभी भी महसूस कर रहे होगे कि आप अभी मोटिवेट हो गए, एकदम पढ़ना शुरू कर देते हो। मेरी वीडियो देख ली, मैम का एक्सपीरियंस सुन लिया, या कहीं और से मोटिवेशन आ गई, पढ़ना शुरू कर दिया। फिर एक दिन क्या होता है, कहीं आप चले गए या मूवी देखने चले गए या कुछ भी फैमिली फंक्शन हो गया, एक दिन नहीं पढ़े, फिर पता चलता है कब एक हफ्ता हो गया बिना पढ़े, पता भी नहीं चलेगा। अब आ जाते हैं मैम इंटरव्यू कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें और क्या हमारा माइंड सेट होना चाहिए, पहले तो ये बताओ। इंटरव्यू के 2 पार्ट है, एक तो डेमो वाला पार्ट है और दूसरा आपका जर्नल। उसमें जो जर्नल वाला पार्ट है उसमें आप कुछ रट तो नहीं सकते, बस उसमें आपको अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा इम्प्रूव करना, ठीक है। और जो डेमो वाला पार्ट है उसके लिए अगर मैं अपना बताऊं मैंने कैसे किया था, मैंने सारे जितने भी लेसन थे सबके लेसन प्लान बनाए। लेसन प्लान इन द सेंस की स्ट्रेटेजी की, मुझे अगर कहा गया कि आप ये पढ़ाओ तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, क्या एग्जाम्पल दोगे, तो इस टाइप से मैंने हर एक लेसन के लिए तैयार किया था कि मुझे कैसे पढ़ाना है। दूसरा चीज मैं रात को सोने के बाद पे अपना बोर्ड लगाया, कैमरा लगाया और शूट करती थी पढ़ाते हुए खुद को। फिर उसको देखती थी कि कैसा लग रहा है, क्या कमी है। तो ऐसे मैंने सारे के सारे टॉपिक किए। और हिंदी और इंग्लिश आपने कहा था कि पोएम याद कर लेना, वो भी अच्छे से पोएम याद की, कैसे गाना है, सब कुछ हेल्प हुई उससे? बहुत सर। कैसे? कॉन्फिडेंस उसी से आया। कैसे? अगर अभी जाके कोई भी आपको कह देगी कि पढ़ाना, अगर मैं बताऊँ ना, इंटरव्यू में मुझे जो दिया था, मिला था इंग्लिश का फूड पढ़ाने को। मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, लेकिन कॉन्फिडेंस था कि मैंने इतनी सारी प्रैक्टिस की है तो मैं कर लूंगी, कुछ भी हो जाए। उन्होंने कहा 2 मिनट सोच लो जो सोचना है। दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था उस टाइम पे कि मुझे क्या कराना है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस था सब कुछ अच्छे से हो गया। ठीक है। तो आपकी ना मैं कल वीडियो देख रहा था जो आप मेरे पास भेजते थे, और उसके नीचे टेलीग्राम पे फिर किसरी इसका रिव्यू दे दो अब, है ना? तो ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। एक तो ये होगा डेमो वाला। फिर डेमो में किन 3-4 चीजों का ध्यान रखे बच्चे कि भी कि जिससे वो मतलब डेमो स्पेसिफिक पार्ट में कि जिससे डेमो अच्छा चला जाए, मतलब वही घिसा पिटा सब जैसा ना हो। हाँ, डेमो के लिए आप एक तो जो एग्जांपल दे रहे हो वो एकदम रियल लाइफ से कनेक्ट करने चाहिए। ठीक है। ऐसे बुक की एग्जांपल मत दो। आपके दिमाग में अगर मैं अपना बताती हूँ, फूड मुझे टॉपिक दिया गया था, मैंने जो पढ़ाया फूड उनसे पूछा, बस मुझे एक चीज ये दिमाग में आई 2 मिनट के टाइम में कि आपने सुबह क्या खाया। इससे आगे मुझे कुछ आ ही नहीं रहा था। मैंने वहीं से स्टार्ट किया कि आपने सुबह क्या खाया। उन्होंने बताया इडली खाया, फ्रूट्स खाया। फिर जब उन्होंने मुझे बताया इडली खाया, एक ने कहा मैंने चिप्स खाए, तो मुझे दिमाग में आया कि हम इसको ऐसे ले जा सकते हैं कि एक उसमें अच्छा फूड है, एक नहीं है। तो मैंने उस डायरेक्शन में लिया। अच्छा आप बताओ कि आप ट्रिप पे जा रहे हो कहीं, तो उस टाइम पे आप क्या ले जाना प्रेफर करोगे? फिर उन्होंने कहा कि हम फ्रूट्स ले जाएंगे। फिर मैंने कहा सांभर क्यों नहीं लेके जाओगे, कि वो खराब हो जाएगा, क्यों खराब हो जाएगा। तो इस टाइप से वो अपने आप ही उस डायरेक्शन में चला गया। तो आपको जो एग्जांपल लेने उनसे सामने वाले से निकलवाने, सब कुछ आपको सामने वाले से कराना। इसमें जब आप टीचिंग करवाते हो तो उसमें जो सामने पैनल बैठा है वो इंक्लूड होता है या वो पार्टिसिपेट करते हैं, फिर वो मना भी कर देते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे? जैसे मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, स्टार्टिंग में उन्होंने किसी ने रिप्लाई नहीं किया। मैंने फिर से पूछा बताओ बेटा क्या खाया अपने खाने में, फिर उन्होंने रिप्लाई देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मतलब हम एटलीस्ट उनको इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी चीज, जब आप डेमो देते हो तो उसमें जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है ऑब्वियसली वो मैटर करते हैं, पर वो लैंग्वेज कितना मैटर करती है कि हिंदी में भी कर सकते हो, इंग्लिश में भी कर सकते हो, या बाइलिंगुअल? मेरा इंटरव्यू बाइलिंगुअल ही हुआ था। उन्होंने ऐसे बोला नहीं कि आपको इंग्लिश में ही कराना है या हिंदी में ही कराना है। तो आप जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, उनको आपकी स्किल्स देखनी है। तो आप जिस लैंग्वेज में अपनी स्किल्स उन्हें अच्छे से दिखा दो, वो आपके ऊपर है। अगर आपको बाउंड कर दिया गया है तो वो एक डिफरेंट थिंग है, लेकिन आप बाइलिंगुअल जाइए, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है। लेकिन हमारे अंदर जो एक ये बात होती है हमारे अंदर भी, या फिर जो एक बताया जाता है कि भी इंग्लिश टू इंग्लिश होगा,
ये माइंडसेट लेके चलना। तो इसके लिए कितना रेडी रहना चाहिए बच्चों को? देखिए ऐसा चांसेस है कि आपका इंग्लिश तो इंग्लिश हो, तो आपको प्रिपेयर तो करना ही चाहिए, इंग्लिश कम्युनिकेट कैसे करना है आपको चीज़ों को। लेकिन ऐसे डरना भी नहीं, अगर आपको नहीं आ रहा है इंग्लिश में तो आप उनको एक बार सजेस्ट कर सकते हो कि क्या सर मैं बाइलिंगुअल दे सकता हूँ अपना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन फिर भी आपको तैयारी है, जब आप प्रिपेयर कर रहे हो उस टाइप पे अपना एटलीस्ट डेमो इंग्लिश में प्रिपेयर कीजिए। डेमो इंग्लिश में प्रिपेयर करो, क्योंकि कई जगह ये सुनने को भी मिला था मैम कि उन्होंने ये भी बोल दिया, इंग्लिश में भी बोल दिया था कि भी इंग्लिश को भी आप हिंदी में पढ़ाइए। कश्मीर में बच्चे अब इंग्लिश में थोड़ी समझेंगे, नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरिया में इंग्लिश में थोड़ी समझेंगे, आप हिंदी में पढ़ाइए, इंग्लिश को भी हिंदी में पढ़ाइए। लेकिन कुछ जगह ऐसी थी जहां उन्होंने बिल्कुल स्पेसिफिकली बोल दिया था कि इंग्लिश में ही बोलना है आपको, हिंदी यूज नहीं करनी है। प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा आपको, हर जो भी आपके चांस हो सकते हैं सबके लिए आपको तैयार रहना। ठीक है, तो एक ये हो गया मैम। अब आते हैं इंटरव्यू में जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो आपसे क्या पूछा गया था? इससे पूछा गया था कि आपका ना ऐसे लोकल एरिया में कहीं आपकी पोस्टिंग हुई है और वहाँ पे जो पेरेंट्स है वो गर्ल चाइल्ड को इतना स्टडीज में प्रमोट नहीं करते, स्कूल नहीं भेजते, तो आप पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करोगे उन्हें स्कूल भेजने के लिए। हाँ, तो उसका मैंने आंसर दिया उन्हें कि इसके लिए हमें उनको समझाना है कि लड़के और लड़की इक्वल है। उसके लिए आप उनको जो बड़े अच्छी मतलब फीमेल है, अच्छा कर रही है अपनी लाइफ में, उनके आप एग्जाम्पल दे सकते हो। दूसरा बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज है वुमेन्स के ऊपर, तो आप उन डॉक्यूमेंट्रीज को उन्हें दिखा सकते हो उनके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। और मैं खुद एक लाइव एग्जांपल हूँ, मैं इतनी दूर से यहाँ पे आई हूँ, तो ये सारी चीजें मैं यूज करूंगी उनको समझाने के लिए कि गर्ल चाइल्ड की पढ़ाई की कितनी इंपॉर्टेंस है। हॉबी वाला क्वेश्चन सबका रहता है कि अपनी हॉबी को क्या डाले, तो मैंने जो बोला था मैंने बोला था कि मेरी हॉबी है ड्राइंग, और दूसरा मुझे पसंद है क्रिकेट देखना। क्रिकेट देखना, टू वॉच क्रिकेट। हाँ, तो वैसे ये बहुत रेयर है कि लड़की क्रिकेट देखे, मतलब पता नहीं, मैं खुद ही स्टीरियोटाइप कर रहा हूँ ना, पर ये थोड़ा सा रेयर जैसा है कि हाँ। तो इसी से उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा सबसे पहला। अच्छा, उस टाइम पे ना सीरीज चल रही थी इंडिया की किसी के साथ में, तो उन्होंने पूछा बताइए कल जो मैच था उसकी क्या खूबी थी। तो मैंने बोला कि सर हम ट्रेवल कर रहे थे, तो मैंने बस फाइनल स्कोर देखा था, ये फाइनल स्कोर था, मैच में देख नहीं पाई, बस इतना ही उन्होंने मुझसे पूछा हॉबी से। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। हाँ, एक ये था कि आपकी जो अच्छी बात है ना आपको उनको दिखानी है। जैसे मेरा प्लस पॉइंट था कि मेरी एज कम थी, मैं 22 इयर्स की थी, तो मैंने अपने जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया उसी में मेंशन किया आई एम 22 इयर्स ओल्ड, तो वो वहाँ से और इम्प्रेस हो गए, अच्छा इतनी कम एज में आप यहाँ तक आ गए। दूसरा मैंने मेंशन किया कि मेरे पापा फार्मर है और मेरी मम्मी आंगनवाड़ी वर्कर है। तो फिर अच्छा आप गांव से आ रहे हो, कैसे पढ़ाई की, आप गांव से यहाँ तक आ गए, तो आपके जो प्लस पॉइंट है आप उनको वहाँ पे रखो सामने, उनको कैसे भी आपको इम्प्रेस करना है, आप दिखाइए अपनी स्किल्स को। तो अभी मजा आ रहा ना कहानियां सुनाने में, है ना। तो भाई देखो, जैसे अभी इनको बढ़िया लग रहा ना कि यार क्या मजा ही आ गया, तो आप लोग जब कैमरे के उधर बैठे हो ना, तो इन्होंने ये सोच के देखो किस माइंडसेट के, आपका तो अभी पता है वैकेंसी आएंगी, हो जाएगा, मेहनत करेंगे, तो इनका तो सोचो कि एग्जाम दे दिया, उसके बाद भी इनको ये मतलब श्योर नहीं थे कि भी सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा, रिटर्न क्लियर होगा भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये फर्स्ट डे से तैयारी शुरू कर दी थी अपनी डेमो की, और उसकी वजह से इनका फाइनल सिलेक्शन हो पाया। तो मैम ये हो गया हमारा इंटरव्यू वाला पार्ट। तो बस ठीक है, और हमारी तरफ से यही था। बाकी फिर भी आप हमारे जो उधर बैठे हैं तो उनके लिए कोई मैसेज हो हमारी इस वीडियो के थ्रू, या मैसेज तो सर कि मैं डेली सोने से पहले जो सोचती थी ना कि मेरी लाइफ ऐसी होगी जॉब लगने के बाद में, आज सेम टू सेम मेरी लाइफ वैसी है। तो आपको थोड़ी सी 3-4 महीने की मेहनत करनी है और आपको मिल जाएगा जो आपको चाहिए। तो ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम आपको भी आगे के लिए। और हमारे लिए कोई सुझाव हो और हम किसी भी तरह से आपकी इस जर्नी में और आगे कुछ हेल्प कर पाए तो आप बता सकते हैं। मैंने तो इतनी किसी की वीडियो नहीं देखी जितनी मैंने आपकी देखी थी। अच्छा, एकदम। और बताओ बढ़िया लग रहा है। हाँ, मैंने सर से ही पर्सनल मैसेज करके पूछा था कि मेरा हो जाएगा क्या, 130 बोल रहे हो जाए। सर ने कहा कि हाँ चांसेस है भाई, स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन। मैंने कर दी स्टार्ट, सर ने कहा तो मैंने कर दी स्टार्ट। तो बढ़िया, देखो अब हम भी इसी चीज के लिए वो एक क्रेविंग होती है कि भी कोई हमें आगे भी कहे सर आप बढ़िया कर रहे हो, ठीक है, करते रहो। वीडियोस पेडागोजी वाली। और ठीक है भाई, थैंक यू, है ना। हमारी वजह से आप लोगों का भला हो जाए, हमें भी मजा ही आया रहता, नए नए लोगों से मिलने को हो जाता है और कुछ ना कुछ नई चीजें हम भी सीखते हैं भाई, है ना।
तो ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ भाई आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ज्यादा तो नहीं पर कुछ तो ऐसी चीजें सीखने को मिली हैं जिससे एटलीस्ट आपके सिलेक्शन में एक बूंद मात्रा का कंट्रीब्यूशन जरूर होगा। ठीक है जी, तो ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय, जय श्री राम।